नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कुछ ऐसा लग रहा है कि हालात शहर के बड़े मुतासर हुए इन सियासी सरगर्मियों की वजह से। अब बात यह कि बात तो ये सही है, कोई बिगाड़ तो पैदा नहीं हुआ, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन कराची शहर को दोबारा से ऐसा एहसास होना शुरू हुआ है कि सियासी तौर पर मुल्क के जो ओवरऑल मंजरनामे के ऊपर इनका कितना हाई इम्पेक्ट है कि अपोजिशन जमातों ने दूसरा जो पहला शहर गुजरांवाला क्यों चुना मैं कह नहीं सकता मीडिया पे, पता नहीं क्यों। दिल चाहता है कभी कभार के बता दूं ये सारी बातें, लेकिन फिर सोचता हूं कि उसका फिर फॉल आउट क्या होगा। लेकिन कराची शहर को चुना, हकीकी जो आप ऐसे समझें कि सियासी सरगर्मियों के लिए चूज़ किया कराची शहर को। लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट कराची इज़ द कमर्शियल हब ऑफ पाकिस्तान, कराची इज़ द बिजनेस कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, Karachi is also one of the biggest contributors to the overall revenue of Pakistan. Karachi has tremendous amount of industrial activity. Karachi has a diverse population which represents almost all the provinces in this country and also the Urdu speaking people. तो मतलब ये कि काफ़ी आप समझे कि इसके बड़े मल्टीपल डायमेंशंस हैं ये सारी चीज़। फिर उसके साथ साथ अब यू विल सी दैट एज द सीज़न डेवलप्स, क्योंकि कहते हैं ना अमूमन सर्दियों का मौसम, अच्छा सर्दियों के मौसम के बारे में लोग मुझे पूछते हैं। असल में मैं आप लोगों को बात बताना नहीं चाहता। बहुत सारे सियासतदान, तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कभी कभार मुझसे राय भी लेते हैं, मशवरा भी लेते हैं, और कभी कभार मैं भी उनसे पूछता हूँ। सर्दियों का मौसम इसलिए प्रेफरेबल होता है, और यूजुअली अक्टूबर पंजाब में, नवंबर जो है वो बाकी सूबों के अंदर, क्योंकि मौसम जो है ना बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। गर्मी में जलसा करना बड़ा मुश्किल होता है, लोग 1-1.5 घंटे के बाद जलसा गाह से उठ के चले जाते हैं। लेकिन नवंबर में आप देखेंगे कि सियासी सरगर्मियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो लोग जलसे में सुकून से बैठते हैं। वो पानी की भी इतनी तलब नहीं होती, लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से ये सियासी जलसे अमूमन नवंबर और फिर कभी कभी दिसंबर में भी रख लिए जाते हैं। बट यूजुअली एट द एंड ऑफ दिसंबर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर की जाए तो इट टर्न्स इनटू अ डिबैकल, क्योंकि पंजाब में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, और इस दफ़ा कराची में भी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। खैर, दिस इज़ फ्राम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। हाउएवर, अब इसके बारे में बात करूँगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल, साबिक सदर FPCCI। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। शुक्रिया सर। अब बात यह है कि इसके बहुत सारे इकोनॉमिक डायमेंशंस भी तो हैं। ज़ाहिरी बात है, जब कराची शहर के अंदर इस तरह की सियासी सरगर्मियाँ होंगी, हर कोई अपना पावर शो और अपनी स्ट्रीट पावर दिखाना चाह रहा है, तो इसमें फिर सरमायाकारी की जो रफ्तार होती है वो निस्बतन कम हो जाती है। मौजूदा हुकूमत जब तक अपना पावर शो ना कर ले तब तक कराची वाले भी मुतमईन नहीं होते, और इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर भी सवाल जवाब होते हैं। आपकी इसके मुतल्लिक क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने कहा कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत जो है। अच्छा, मैं आपकी जानिब दोबारा वापस आता हूँ ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, माज़रत, मुझे 2-3 नुक्ते और बयान कर दूँ, सवाल के साथ मैं जोड़ दूँ, और यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक भी ले लेता हूँ। ब्रेक लेकर वापस आता हूँ, अपनी गुफ्तगू जारी रखूँ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था, माज़रत मैं चाहूँगा पहले आप जवाब उसका मुकम्मल कर लें, कराची शहर की अहमियत और मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतालिक। जी देखिए, जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान के कारोबार का और पाकिस्तान का दिल और जान है। पाकिस्तान से ही सारी आप देखें कि जो रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं वो तकरीबन 65 to 70% ऑफ पाकिस्तानी रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कराची। और कराची में आपको पाकिस्तान के हर हिस्से के लोग नज़र आएंगे, उसमें KPK के लोग भी होंगे, पंजाब के भी होंगे, सिंध के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे। तो इस शहर की बड़ी अहमियत है। अगरचे इस शहर को सियासी हुकूमतों ने वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी, या जितना उससे अर्निंग होता था वो बिल्कुल उन्होंने उसका ख्याल नहीं किया, और कराची जो है, कराची के लोग तकलीफ़ों में गुज़रते रहे। उसमें जो है ट्रांसपोर्ट का मसला, रोड का मसला, पानी का मसला, फिर उसके बाद ये कि कचरे का मसला, वो तमाम चीज़ें थी जिसको कि सूबाई हुकूमतों ने या लोकल गवर्नमेंट जिसकी ज़िम्मेदारी थी उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। उसके बावजूद भी कराची के लोग कुछ ऐसे आदी हैं कि वो तमाम मुश्किलात के बावजूद भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटते और कोशिश करते हैं कि इकॉनमी का पहिया चलता रहे। अगरचे सन 2020 जो एक मुश्किल
سال تھا پورے دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی کووڈ کی وجہ سے، اور کووڈ کی وجہ سے کراچی کے لوگوں نے بھی بہت سفر کیا اور اس کی وجہ سے ان کے روزگار گئے، بہت ساری مشکلات ہوئی، لیکن اب آہستہ آہستہ حکومت نے کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن اچھے ہونے چاہیے۔ لیکن اسی دوران جو ایک اور سب سے بڑا چیلنج تھا وہ مہنگائی کا چیلنج تھا۔ مہنگائی یہ تھی کہ مہنگائی نے ہر غریب آدمی کو، درمیانے درجے کے آمدنی والے سب کو بہت پریشان کیا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، چینی ہے، آٹا ہے، بے انتہا مہنگا ہوا، آج سبزیاں بے انتہا مہنگی ہیں، دالیں مہنگی ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں اور اسی مدعا کو اسی چیز کو لے کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اسی چیز کو لے کے چل رہی ہیں کہ جی دیکھیے ملک میں اتنی مہنگائی ہے اور موجودہ حکومت جو ہے وہ صحیح طرح سے حکومت نہیں کر پا رہی، لوگوں کو مہنگائی کے چنگل سے نکال نہیں رہی۔ اچھا، دو تین چیزیں تھیں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے عوامی مسئلہ تو بے شک سیاستدانوں نے بیان کیا، لیکن جہاں تک معاشی جو آپ سمجھیں کہ جو صورتحال ہے پورے ملک کی، مہنگائی کے علاوہ بھی تجارت و صنعت سے جو متعلق ہے، اس پر اپوزیشن شاید اس لیے فوکس نہیں کر رہی کیونکہ اس سے اسٹریٹ پاور نہیں آئے گی، کیونکہ اتنا زیادہ ان کے مینڈیٹ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے تجارت و صنعت کے بارے میں بات کی۔ دوسری بات جو میں نے نوٹس کی وہ یہ ہے کہ ضرور عوامی نوعیت کی پھر میں بات کروں گا، عوامی نوعیت کی بہت سارے معاملات کے اوپر بات ہوئی، لیکن اصلاحات کے متعلق آج بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی نے بھی آنے سے پہلے کہا تھا اصلاحات کریں گے، یہ سب لوگ تو خیر کبھی بھی نہیں کہتے، لیکن جو جنرل اکنامک مینڈیٹ والی چیزیں ہیں اس پر کوئی بات میں نے سنی نہیں، نہ حکومت کی جانب سے نہ اپوزیشن کی جانب سے۔ آپ نے سنی ہو تو مجھے بتائیں۔ دیکھیں حکومت نے الیکشن سے پہلے بہت سارے وعدے کیے تھے، جس میں جو اہم ترین وعدہ تھا وہ 1 کروڑ روزگار کا تھا اور 50 لاکھ مکانوں کا تھا۔ بالکل بدقسمتی سے اس دونوں جگہ پہ حکومت جو ہے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر سکی، نہ تو 1 کروڑ روزگار پیدا ہوئے بلکہ بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے جو روزگار اویلیبل تھے وہ بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئے، کئی لوگ بے روزگار ہوئے اور بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ پھر حکومت نے کہا تھا 50 لاکھ گھر بنانے کا، تو اس کے لیے حکومت نے ضرور ایف بی آر کے قوانین میں ایسی تبدیلی لائی کہ جس کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سال میں جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے آئے گی، چلے گی، اور اس سے پھر انڈائریکٹ روزگار پیدا ہوگا کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر۔ تو یہی ایک چیز ہے، لیکن آپ کہیں کہ گزشتہ 2 سال میں کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو بہت بڑی اچیومنٹ بظاہر نظر نہیں آئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت خاص طور پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کے اوپر توجہ دے کے اس کی قیمتوں کو کم کروائے۔ اس میں دیکھیں، لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے ابھی آپ نے ہائی لائٹ کر دیا کنسٹرکشن سیکٹر، اگر کھانے پینے کی اشیاء تو پھر تو اس میں ایگریکلچر سیکٹر پہ ورک کرنا پڑے گا نا سر۔ کون سی پالیسی آئی مجھے بتائیں، اگر آپ نے سنی ہو، آپ صدر بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا، بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری ایگریکلچر کی تقریباً تمام کراپس جو ہیں وہ متاثر ہوئیں اور کمی کا شکار ہوئی۔ سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ کاٹن کی کراپ میں آئی۔ کاٹن کی کراپ جو تھی تقریباً 10 ملین بیل سے کم ہوتی اب جو آخری فیگرز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 7 ملین بیل بھی نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پھر روئی کہاں سے ملے گی؟ آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ روئی آپ امپورٹ کر رہے ہیں، برازیل سے امپورٹ کر رہے ہیں یا سینٹرل ایشیا سے امپورٹ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز اس کے ساتھ جوڑ دوں، آپ آئیں مستفید ہو جاؤں آپ کی رائے سے اس بارے میں۔ سر آنے سے پہلے انہوں نے اریگیشن کے بارے میں بھی بات کی، اگر آپ کو یاد ہوگا، سمال ڈیم اینڈ ریزروائرز کی، سر اس پہ کوئی پیش رفت آپ نے دیکھی ہو مجھے بتا دیں، میں نے دیکھی تھی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جو ڈیمز کے بارے میں یقیناً حکومت نے کہا تھا کہ وہ کے پی کے پروونس کے اندر کافی چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں گے، لیکن اس میں کچھ خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ ضرور ہوا کہ سنگ بنیاد رکھے گئے چند ڈیمز کے، لیکن اس کو جو آپ آگے دیکھتے نظر آئیں گے کہ مکمل کب ہوتے ہیں، کہ جو جال بچھائیں گے چھوٹے ڈیم، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں۔ ایسے دیکھیں اسی طرح سے آپ کی گندم کی جو پیداوار ہے وہ بھی متاثر ہوئی اور ملک میں آٹا اتنا مہنگا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ گنے کی پیداوار بھی متاثر ہوئی۔ جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر گندم کی شارٹیج نظر آ رہی تھی تو آج سے 2 مہینے پہلے گندم کی قیمت $220 پر ٹن تھی، تو حکومت کو چاہیے تھا اس وقت جس دن $220 پر ٹن تھی اس دن زیادہ سے زیادہ گندم منگوا لیتے، لیکن وہ فیصلہ کرنے میں اتنا دیر لگی کہ جب انہوں نے
टेंडर्स खोले तो पता चला कि 280 से 290 डॉलर तक की कीमत गंदम की बढ़ चुकी थी। तो आपके 220 से 290 70 डॉलर पर टन, तो इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर का कौमी नुकसान हुआ। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के को बदनीयती थी, लेकिन फैसला वक्त पे नहीं हुआ। अगर आप वक्त पे फैसला करते, जिस दिन 220 डॉलर फी टन गंदम थी उस वक्त मंगवा लेते, आज तक वो गंदम भी आ गई होती और मुल्क में इतनी शॉर्टेज ना नज़र आती। बहरहाल अब कुछ जहाज़ आना शुरू हो गए हैं और हमें मीडिया से पता चलता है कि 1-2 जहाज़ पहुंच गए हैं और हुकूमत के और जो जहाज़ हैं वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आएंगे। तो उसके बाद हुकूमत तवक्को करती है कि गंदम की कीमत किसी जगह के स्टेबलाइज होगी। लेकिन मसला ये है, अगर आप 290 डॉलर की गंदम मंगवाएंगे तो वो बहुत महंगी पड़ेगी और जो आज की कीमत है मार्केट की उसके लगभग ही होगी। अच्छा, एक और चीज़ भी है, देखिए, वो है सरमाया। और अब पता है कि कैपिटलिज्म का दौर चल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कहाँ पे आपने कुछ फ्रेश देखा है वो मुझे बता दें। मैं तनकीद कतई नहीं कर रहा, अपोजिशन तो खैर जैसे मैंने आपको बताया कि उनके एजेंडे में ये चीज़ है ही नहीं, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में कहाँ से इंप्रूवमेंट देखी? कोई हमने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नया बनता देखा ताकि सनत और तिजारत को फ़रोग मिल सके? कोई ऐसी चीज़ आपने देखी? कोई नया इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात हुई थी, आपको याद होगा, एक नया इन्वेस्टमेंट बैंक बनाने की, उस बारे में कोई चीज़ नहीं, एग्जिम बैंक बनाने की बात हुई थी। मैं अर्ज़ करूं कि जो DFI या बनाने की बात थी कि एक ऐसा बैंक लाया जाएगा जो सनतों को नई सनतें लगने में मददगार शामिल होगा। जैसे पिछले 10-20 साल पहले जो था, यहाँ पे NDFC होता था, इसके अलावा पिकिक भी था, सारे थे, वो इदारे सारे आहिस्ता आहिस्ता बंद हुए, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में कोई नया ऐसा मालियाती इदारा नहीं आया जो सनतों को सपोर्ट कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे एक बात कहूँगा कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन और ख़ास तौर पे जो सनतकार हैं वो अपनी अपनी कोशिश जारी रखें। वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे दरमियाने दर्जे की सनत हो या बड़े दर्जे की सनत हो, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और कारोबार में नई सनतों में भी पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, लेकिन आपके तवज्जुह से मैं कोशिश करूँगा कि हम पाकिस्तान तक ही बात पहुँचे कि सर SME फाइनेंसिंग के लिए जो मखसूस बैंककारी जिसकी ज़रूरत है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि अगर आपके ऑफिस से कोई देख रहा हो तो वो नोट्स ले ले। तो लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं मुखातिब था जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि अगर पाकिस्तान की मईशत को हमने फ़रोग़ देना है तो हमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, बुनियादी बात यह है कि सरमाए तक रसाई जो है हमारे यहाँ जो बड़ी तिजारती या गोइंग कंसर्न्स हैं जिनका ताल्लुक सनत तजारत के शोबे से है उनको तो है अवेलेबल, लेकिन जो छोटे और दरमियाने दर्जे के जो ताजिर सनतकार हैं उनको फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। ना ही वो बैंक के पास जाएं तो उनको इतनी आसानी से फाइनेंस मिलेगा और माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में वो नहीं आते। तो SME के लिए अलहदा से बैंक बना दिए जाएं, क्योंकि स्टेट बैंक तो अपना जोर लगा चुका है, कन्वेंशनल बैंक उनकी तरफ नहीं आ रहे। क्या कहते हैं आप? सूरत हाल इस तरह है कि SME जो है, पहले एक SME बैंक होता था या शायद अभी भी है, लेकिन उसकी कारकर्दगी जो है बहुत ही महदूद है। तो लिहाजा जो छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजिर या सनतकार हैं उनको फंड्स आसानी से नहीं मिलते। अगरचे स्टेट बैंक ने एक ख़ास पॉलिसी भी बनाई है और कमर्शियल बैंक से कहा है कि इनको लैंडिंग करें, लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा शाई होते हैं इनको पैसा देने से। उनका होता है कि भाई सिक्योरिटी सही नहीं है, ये नहीं है, इस तरह से हम अपना सरमाया जो है ख़तरे में नहीं डाल सकते। लेकिन मैं चाहूँगा कि स्टेट बैंक को चाहिए कि कमर्शियल बैंक को कोई कंपलसरी करें कि वो SMEs के लिए अपने अवेलेबल सरमाए का सर्टन परसेंटेज जो है उसके अंदर रखें कि भाई ये जो सरमाया है आपने दरमियाने और छोटे दर्जे के जो ताजिर सनतकार हैं इनको ज़रूर देना है। आप जब तक इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मईशत का पहिया सही तरह नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में रोज़गार भी पैदा हो, सब कुछ हो, तो उसके लिए बड़ी सनतों के अलावा SMEs जो हैं उनका आगे आना और तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। उनके ज़रिए से ही जो है छोटे छोटे लोगों को रोज़गार मिलते हैं और वही ये SMEs जो होते हैं, इवन बड़ी कंपनियों के भी ये वेंडर्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑटोमोबाइल कार बन रही है तो कार जो बनती है तो उसके सारे हिस्से वो खुद नहीं बनाते, उसके कई चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वेंडर बना रहा होता है और उस वेंडर के आगे छोटे छोटे लोग काम कर रहे होते हैं
उनको आगे लाना ज़रूरी है। और मैं स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं उनका भी व्यू इसी तरह से है कि नहीं, एसएमईज़ को आगे लाना चाहिए। उन्होंने इसमें काफ़ी बैंकों को तरगीबात भी दी हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली देखें तो जब एसएमईज़ बैंकों में, कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं तो उनको वहाँ से इतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये एम्फसाइज तो कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, बट दिस इज़ अ टू वे स्ट्रीट ना। आप लोगों को डॉक्यूमेंट तो करवा रहे हैं, उनको इंडस्ट्री भी डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके जनाब टैक्सेस भी उनसे ले रहे हैं, लेकिन जहाँ तक एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो बाकी चीज़ों का भी ख्याल करे, एंटरप्रेन्योरल जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको, और एंटरप्रेन्योरल जो एक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने के लिए, इनकरेज करने के लिए वहाँ पे कमी बेशियाँ रह गई हैं। तो अच्छा, ये एक चीज़ आपने हाईलाइट की, यहाँ मैं एक दूसरी डायमेंशन की तरफ भी आपको लाता हूँ। सर, बात ये कि 2 और 3 और ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बड़ी फ्लरिश करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैंने वहाँ पर भी पेस ऑफ वर्क फास्ट नहीं देखा। आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर पूरे पूरे चूने के पहाड़ हैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर सकती है। मैंने लफार्ज को भी पाकिस्तान से जाते हुए देखा है, और एक्सपेंशन पहले अनाउंस हुई थी, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त, क्योंकि आपकी तो इन बड़े बड़े सनतकारों से मुलाकात होती रहती है, कोई सीमेंट वालों ने आपको इंकरेजिंग न्यूज़ दी है? सीमेंट का मैं समझता हूँ कि सीमेंट की पाकिस्तान में डिमांड जो है पहले से काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी। और आखिरी 2 सालों में सीमेंट की जितनी भी तकरीबन इंडस्ट्रीज़ थी सब ने एक्सपेंशन की है। तकरीबन 50% के करीब जो है उनकी प्रोडक्शन एक्सपेंड हो चुकी है। जी जी। और मुल्क की ज़रूरत जितनी भी है अब वो पूरी कर रही हैं, बल्कि जो सरप्लस है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और आप अगर गौर से देखें तो कराची की करीब जो भी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वो काफ़ी एक्सपोर्ट कर रही हैं दूसरे ममालिक में। तो मैं नहीं समझता कि सीमेंट के अंदर कोई भी पाकिस्तान में कोई किल्लत होगी या कोई बात होगी। सीमेंट अवेलेबल है, हाँ कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, जो इंटरनेशनल अगर आप मुकाबला करेंगे, जैसे आपका पड़ोसी मुल्क ईरान है, तो ईरान में सीमेंट पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी सस्ता है। तो वो हमें देखना होगा कि क्या रीज़न है कि वो इतना सस्ता बना के सीमेंट जो है बेचते हैं। और अगरचे अभी उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगी हुई हैं, अगर सैंक्शंस ना हो तो ईरान का सीमेंट जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी जो है इतनी तेज़ी से जाके बिकेगा। और उनकी लागत, क्योंकि कारोबारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है कम है, और हमारी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सीपेक से कहीं ज़्यादा पैसे जो हैं वो बेसिकली इस वक्त चाइना ने ईरान में इन्वेस्ट किए हैं। दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर द डिसीजन मेकर्स इन पाकिस्तान, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि राइट नाउ इट्स नॉट कॉल्ड कॉम्पिटिशन, इट्स कॉल्ड अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अभी कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है, जैसे ज़ुबैर साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर काम करें। सर, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, क्योंकि तिजारत के शोबे से भी आप मुंसलिक हैं। बात यह, डॉलर की कदर को इन्होंने बढ़ा तो दिया है, बट व्हाट्स द हार्म इन बीइंग अ ट्रेडिंग स्टेट? देयर इज़ नो हार्म। In fact, the most powerful financially, the states in the past, whether it be Venice or otherwise so many other places in the world, they have all reached where they were due to trade. तो आप मुझे बताएं कि why trading state, becoming a trading state is bad? We are on the crossroads of the world. मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए ट्रेडिंग स्टेट बनना अच्छा नहीं है। नहीं है अच्छा। पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनना चाहिए, और पाकिस्तान में सनतों का जाल बिछाना चाहिए कि आप यहाँ से सनतें लगा के माल सस्ता बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें। देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया है, इंडिया में सनतों का जाल फैला हुआ है, वो सब जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें भी उसी तरह से एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमारी कोई एक थोड़ी बहुत अगर रुकावट है वो है थोड़ी सी महंगी बिजली और गैस। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तानी लोग कोशिश करें और छोटी सनतों का जाल फैला दें, इसके लिए हुकूमत भी जो है मैं समझता हूँ ज़रूर उनकी मदद करेगी। और उनको चाहिए इंडस्ट्री, देखें ट्रेडिंग स्टेट बन के पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होगा जब तक कि आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं बनते। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बने, मुल्क की सारी ज़रूरियात पूरी करें, और जितना सरप्लस हो आप उसको एक्सपोर्ट कर दें। सो यू फेवर इंडस्ट्रियलाइजेशन? बिल्कुल, पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि एक्सपोर्ट करें, और आपकी जो एक्सपोर्ट जो $25 बिलियन पे रुकी हुई है, वो उस चक्कर से 5-7 साल से रुकी हुई है, उसको बढ़ा के $50 बिलियन की तरफ तवक्को करें, और उसको हासिल करने के लिए अगले 3 से 5 साल में कोशिशें करें। चलो, आई हैव अ रियलिस्टिक नंबर अराउंड $50 बिलियन हम एक्सपोर्ट है, यूजली रियलिस्टिक, दैट इज समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक।
گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم زبیر طفیل صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے, لیکن جانے سے پہلے میں زبیر طفیل صاحب کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. ان کو چاہیے یہ جا کر نیگوشیٹ کریں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی وہی جو بات پہلے چل رہی تھی جوڑ دیتا ہوں. سر, ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنا دیا جائے ایس ایم ایز کے لیے, جس میں انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین کو ہی بورڈ پر بٹھایا جائے, نمبر 1, جو درمیانے درجے کے بھی ہوں اور چھوٹے درجے کے بھی اور بڑے درجے کے بھی ہوں, اور تاجر تنظیموں سے بھی تعلق رکھتے ہوں, اور ان کے پاس فنڈز جو ہیں وہ بائی کمپلشن اسٹیٹ بینک کیا کرے کہ بینک جو ہمارے جو کنونشنل بینکس ہیں ان سے فنڈز جو ہیں ایلوکیٹ کروا دیں, اور جو بھی ایک طریقہ کار ہے اس سے ایس ایم ایز کو فائنینس کریں. کیا کہتے ہیں آپ زبیر طفیل صاحب اس متعلق؟ دیکھیں, اس وقت جو ہے ڈی ایف آئی کی بہت شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے. آج سے کئی سال پہلے 15 20 25 سال پہلے پاکستان میں 3-4 ڈی ایف آئیز ہوتے تھے, وہ سب کے سب بند ہو گئے, چلے گئے, ختم ہو گئے. اس کے بعد سے جو ہے صنعتوں کی لگنے کی رفتار بھی کم ہو گئی, کیونکہ کمرشل بینکس جو ہیں وہ بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں انڈسٹری کو ڈائریکٹ سپورٹ کرنے میں یا انڈسٹری کو سیٹ اپ کرنے میں. جو انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے تو ان کو ٹریڈ فائنانس وغیرہ سب کچھ دیتے ہیں. اچھا, لیکن اگر ہم چینل کر دیں کسی ایس ایم ای بینک کے ذریعے اور کمپیل کر دیں کنونشنل بینکس کو بھی ممبر بنا دیں, جیسے یہ لوگ اے ٹی ایم کے لیے ایک ساتھ مل جاتے ہیں, تو ایس ایم ای فائنانس کے لیے بھی اگر یہ ایک پول آف فنڈز کریٹ کر دیں, سب بینک یعنی جتنے بینک ہیں نام لیے بغیر تھوڑا تھوڑا اس کے اندر کچھ ڈال دیں, تو کم از کم تقریباً 100 to 200 بلین کا ایک پورٹ فولیو تیار ہو جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, لیکن اس میں جو گائیڈ لائن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہی دینی ہوگی. اسٹیٹ بینک اگر گائیڈ لائن دیتا ہے کمرشل بینکس کو تو آٹومیٹیکلی ایس ایم ای بینک بھی چلے گا, بنے گا, یا کوئی ایک اور نیا بینک آ جائے گا. تو اس کے اوپر پھر تفصیل سے ایک دن ہم لوگ نشست رکھیں کہ ایس ایم ای بینک کیسے تشکیل دیا جائے. یہاں پر ناظرین ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ